हेलो नमस्कार साथियों। मैं सुमित कुमार शर्मा एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पीछे की क्लासों में जैसे अपन ने इतिहास विषय के बारे में जाना, उसी प्रकार उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इतिहास की चौथी कक्षा लेकर के आए हैं। इससे पहली जो कक्षा हुई थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आधी स्क्रीन पर ही क्लास चल पा रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ही का चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस को सबसे पहले प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना समय व्यतीत किए। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, चीनी लेखकों को अपन ने शुरू कर दिया था कि चीनी लेखक तीन हुए हैं। कौन कौन से? फाहियान, संयुगन और वेंगसांग। ये तीन लेखक हुए हैं, तीन यूं कहूँ इतिहासकार हुए हैं, चीनी इतिहासकार, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। ठीक है। सबसे पहले अपन ने फाहियान की बात शुरू की थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आए थे और इन्होंने होगुवज़ी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ बौद्ध राज्यों का अभिलेख होता है। इसके अंतर्गत अपन को गुप्त काल की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये गुप्त काल में ही आए थे, इसलिए हमें गुप्त काल के बारे में ही जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस किताब में विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा गया है। कौन से राज्य के बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फाहियान, चीनी यात्री फाहियान ने भारत के किस राज्य के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है? तो वो रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या वर्णन किया है कि मध्य प्रदेश की जनता खुशी खुश है और समृद्ध है। खुशी और समृद्धि को दर्शाया है, मध्य प्रदेश की जनता की खुशी और समृद्धि को। यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आती है संयुगन की। ये दूसरे चीनी यात्री हुए हैं, संयुगन। अब देखिएगा यह कब आए थे? ये 518 ईस्वी में भारत में आए थे। कब आए थे? 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी और बौद्ध धर्म को जानने का इन्होंने प्रयास किया था। किनने किया था? संयुगन ने किया था। और फिर बौद्ध धर्म के बारे में ही इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा था। बौद्ध धर्म का ही वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया था, जिसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं वैनसांग। वैनसांग जो हैं वो 629 ईस्वी में आए थे और 645 ईस्वी तक भारत में रुके थे। कहाँ पर रुके थे? भारत में। लगभग कितने साल? लगभग 17 वर्ष। 16 से 17 वर्ष अपन इसको बोल सकते हैं। 16 से 17 वर्ष तक ये भारत में रुके थे और भारत के अंदर ये राजा हर्षवर्धन के समय आए थे। वर्धन वंश के राजा हर्ष यानी हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे। यहाँ पर देखिए इनका समय दिया गया है 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। ठीक है। 15 वर्ष तक ये भारत में रुके थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। इस पुस्तक में इन्होंने दो चीजों की जानकारी अपन को दी है। किन दो चीजों की जानकारी दी है? वो है हर्षकालीन व्यवस्था
और 138 देशों का विवरण। यानी राजा हर्ष जो थे, वर्धन वंश के राजा हर्ष के समय में जो व्यवस्था भारत के अंतर्गत थी, उस भारतीय व्यवस्था के बारे में कौन सी पुस्तक में अपन को जानकारी मिलती है? सी यू की नामक पुस्तक में। और ये सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वेंग सांग नामक चीनी यात्री ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रुके थे। इसके अतिरिक्त अपन को इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है, यानी कि मुख्य रूप से हर्षवर्धन के समय 138 देश उस समय विश्व के अंतर्गत थे। ठीक है, इस बात की अपन को जानकारी मिलती है सी यू की नामक पुस्तक से। विशेषकर इसके अंतर्गत क्या था? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। किसने? वेंगसांग ने। वेंगसांग ने बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि पूरे विश्व में विख्यात विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था, यानी पढ़ाई भी की थी और अध्यापन भी किया था, यानी टीचिंग भी की थी। ठीक है, दोनों कार्य किए थे। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। किस चीनी यात्री ने बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था? तो वो थे अपने वेंगसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे। 629 से 645 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष वो भारत में रहे थे, जिनकी पुस्तक का नाम अपन को सी यू की मिलता है, जिसके अंतर्गत हर्षकालीन व्यवस्था और विश्व में 138 देशों का विवरण है, इस पुस्तक के माध्यम से अपन को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, इस समय जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम बताइए, तो आचार्य शीलभद्र प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? तो वो थे आचार्य शीलभद्र। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेंगसांग जब भारत में आए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? तो वो थे आचार्य शीलभद्र। बढ़ते हैं आगे। आगे अपने नाम आता है इत सिंह। क्या नाम आता है? इत सिंह। ये भी एक चीनी यात्री थे, जो 7वीं सदी के अंत में भारत में आए थे, और ये चीनी यात्री होने के साथ साथ अनुवादक भी थे, यानी कि एक ट्रांसलेटर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने जानकारी किसके बारे में दी? इन्होंने जब ये आए थे 7वीं सदी के लगभग, समकालीन भारत की अपन को जानकारी इनकी पुस्तकों में मिलती है। इसके अतिरिक्त नालंदा और विश्व विक्रमशिला, जो दो भारत के विख्यात प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय हैं, उन दोनों विश्वविद्यालयों, उन दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में अपन को जानकारी देते हैं। कौन? इत सिंह। कौन? इत सिंह, जो कि कौन थे? एक चीनी यात्री और एक चीनी अनुवादक थे, जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत में आए थे। ठीक है, एक बार फिर से इनका कर्म याद कर लेते हैं। फाइयान के बाद आए थे संयुगन, फिर वेंगसांग और फिर इत सिंह। ये 4 चीनी यात्री भारत में आए थे, जिनकी पुस्तकों से या फिर जिनके माध्यम से अपन को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप इत सिंह महोदय को देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरबी लेखकों की। अरबी जो लेखक थे, अरबी जो इतिहासकार हुए हैं, वो थे अपने दो मुख्यतः हुए हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता। कौन थे? अल बरूनी और इब्न बतूता। बात करते हैं अल बरूनी की, जो कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो उनके साथ भारत में आया था। कौन है? अरबी लेखक अल बरूनी। कौन आया था? महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अरबी लेखक अल बरूनी। पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, या फिर हिंदी में से कहें तो भारत की
खोज। ये दो नाम इसके अपन को मिलते हैं क्या? मुख्यतः उर्दू में ये दोनों नाम है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। और इसका हिंदी में अगर हम अर्थ करें, अनुवाद करें, ट्रांसलेशन करें तो वो होता है भारत की खोज। इसकी भाषा क्या थी? अरबी। क्योंकि ये अरबी लेखक थे तो इस पुस्तक की जायज सी बात है भाषा भी अरबी होनी चाहिए थी। इसके अंतर्गत 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर हैं। कौन सी पुस्तक में? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या फिर भारत की खोज। किसने लिखी थी? ये लिखी थी अरबी लेखक अल बरूनी। किसके साथ भारत में आए थे? तो ये महमूद गजनवी के साथ में भारत में आए थे। अब ये जो पुस्तक है किताब उल हिंद या फिर दूसरा नाम इसका है तहकीक ए हिंद, हिंदी भाषा में इसे भारत की खोज कहा जा सकता है, जिसकी भाषा अरबी और जिसमें अध्याय 80 हैं। उसमें अपन को जानकारी क्या क्या मिलती है? धर्म की जानकारी मिलती है, दर्शन की जानकारी मिलती है, त्योहार की जानकारी मिलती है, खगोल विज्ञान की जानकारी मिलती है, समाज की जानकारी मिलती है, तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां जो भारत में बनी हुई थी उस बारे में अपन को जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे हिंदी में भारत की खोज कहा जा सकता है। किसने लिखी थी? अपने अल बरूनी महोदय ने। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। कितने अध्याय, कितने चैप्टर इस पुस्तक में हैं? तो इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। ये किसके साथ भारत में आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ है ये भारत में आए थे। इसके बाद आते हैं अपने महोदय इब्न बतूता। कौन आते हैं? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे और मोरक्को के यात्री थे। कहाँ के? मोरक्को के। ये लेखक भी थे और एक खोजी भी थे। ठीक है, लेखक और खोजी दोनों थे, यानी राइटर एंड एक्सप्लोरर। कौन थे? इब्न बतूता। किसके साथ आए थे? यानी किसके समकालीन ये भारत में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। कहाँ के यात्री थे? तो ये मोरक्को के मुख्यतः रहने वाले थे। इनकी पुस्तक या फिर जिसे यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है उसका नाम था रिहला। इसकी भाषा भी अरबी थी। इसमें अपन को किस चीज की जानकारी मिलती है? इसके अंतर्गत अपन को 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियां कैसी थी, 14वीं सदी में, 14वीं शताब्दी में भारत में क्या परिस्थितियां बनी हुई थी, किस प्रकार भारत देश चल रहा था, उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में? रिहला नामक पुस्तक में, जो कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन भारत में आए थे, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी? रिहला। इसके अतिरिक्त अपन को इसमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी मिलती है। कौन सी पुस्तक में? रिहला नामक पुस्तक में, जो कि एक अरबी भाषा की पुस्तक है। विशेषकर इसमें विशेष जो स्पेशलिटी इस पुस्तक की है वो क्या है? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया था। पुस्तक की नहीं, ये इब्न बतूता की विशेष स्पेशलिटी है, विशेषता है कि 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या बना दिया था? जज बना दिया था। कहाँ का? दिल्ली का। कौन था इब्न बतूता? मोरक्को का यात्री था, लेखक और खोजी था, यानी राइटर एंड एक्सप्लोरर था। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन भारत में आया था। इनकी पुस्तक है रिहला, जो कि अपन को 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों और दिल्ली सल्तनत की जानकारी देता है। इनको क्या बना दिया गया 1333 ईस्वी में? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी या न्यायाधीश या जज बना दिया गया था। अन्य लेखकों की बात अगर हम करें, अन्य लेखकों की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले आते हैं तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक थे। कौन थे? तिब्बती लेखक, तिब्बतियन राइटर। कौन थे? तिब्बतियन राइटर। इनकी पुस्तक का नाम था कंग्यूर या फिर तंग्यूर। मतलब अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम मिलेगा, कहीं कंग्यूर मिलेगा तो कहीं तंग्यूर भी मिलेगा। किसकी पुस्तक है? तारानाथ की। कहाँ के लेखक थे? तिब्बती राइटर थे। दूसरे आते हैं अपने मार्को पोलो। कौन आते हैं? मार्को पोलो। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की थी। कौन सी सदी के अंत में? 13वीं सदी के अंत में भारत में कौन सा राज्य था?
पांड्य राज्य था। मतलब पांड्य जो कुल था, जो वंश था, उसका राजा था, उसका राज था, उसका शासन था भारत में। उसकी यात्रा की थी किसने? मार्को पोलो ने। ये कहाँ के यात्री थे? ये इटली के यात्री थे। पांड्य इतिहास की जानकारी अपन को देते हैं कौन? मार्को पोलो। अब बात करते हैं अपन पुरातत्व संबंधी स्रोतों की। तो पुरातत्व संबंधी स्रोतों में अभिलेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, सिक्के और अन्य कुछ मुद्राएं आती हैं। आप देख सकते हैं ये तीन चीजें मुख्यतः आती हैं। एक नंबर पर आते हैं अभिलेख, दूसरे पर आते हैं स्तंभ लेख, तीसरे पर आते हैं सिक्के और मुद्राएं। आगे बात समझ में। हम अभिलेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में और सिक्कों और मुद्राओं के बारे में, सभी के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन तीनों चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बात समझ में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की और स्तंभ लेखों की। किस किस चीज की? अब महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख जो भारत में मिले हैं, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर्स या एडिक्ट्स जो हैं, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आता है अपना हाथी गुम्फा अभिलेख। तिथि रहित अभिलेख है, यानी इसमें अपन को समय का पता नहीं चलता है। इसके अंतर्गत समय का कोई उल्लेख नहीं है कि किस समय का ये अभिलेख अपने पास है। इस समय शासक कौन थे? कलिंग राज खारवेल। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। किस समय? हाथी गुम्फा अभिलेख के समय। जानकारी मिलती है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसके अंतर्गत भारतवर्ष को, भारत देश को सर्वप्रथम भारतवर्ष कहा गया है। अपने इतिहास की जो जानकारी के स्रोत हैं उनमें सर्वप्रथम अपन को हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। फिर आता है जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख। शासक उस समय थे रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री उस समय शासक थे। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के समय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का अभिलेख है, जो कि हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी देता है। ये 6 अभिलेख हैं, इनके बारे में आप एक बार फिर से देख लें। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके डेट के बारे में अपन को पता नहीं चलता है। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र अपन को हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। फिर आता है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जिस इस समय रुद्रदामन शासक थे। नासिक अभिलेख, इस समय गौतमी बलश्री शासक थे। प्रयाग स्तंभ लेख, इस समय समुद्रगुप्त शासक थे। एहोल अभिलेख, इस समय पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। मंदसौर अभिलेख, जो कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी, श्रेणी की इंफॉर्मेशन अपन को देता है। मालवा नरेश यशोवर्मन उस समय शासक थे। उसके बाद की जानकारी अपन आगे क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस कंटेंट का फायदा मिल सके। इसके अतिरिक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।